हेलो दोस्तों, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के ऊपर जिसने इंडिया में ज्यूरी सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। जो ज्यूरी ट्रायल होता था पहले, जो आज के डेट में बेंच ट्रायल होता है, उसको खत्म कर दिया था। हम इसको आपको इस वीडियो के बीच में बताएंगे ये चीजें क्या हैं। ये केस है के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस लड़ा गया था 1959 में। और जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी इस तरह के टॉपिक लिखे रहते हैं और बीच में वर्सेस लगा रहता है, तो इसमें के एम नानावती यानी कि जो सब वर्सेस के ऊपर है वो आ जाएंगे हमारे पिटिशनर, और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जैसे कि वर्सेस के बाद जो लिखे रहते हैं वो आ जाते हैं हमारे रेस्पोंडेंट। तो के एम नानावती इस केस में पिटिशनर थे जो इन्होंने पिटिशन दाखिल की थी, और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इसमें रेस्पोंडेंट थे जो रेस्पॉन्ड कर रहे थे। ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केस 2016 में आई मूवी रुस्तम इसी पे बनी थी, जिसका लीड रोल अक्षय कुमार ने किया था और जिनकी लीड एक्ट्रेस थी इलियाना डिसूजा। तो इसमें हम इस वीडियो में पूरी घटना को आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हमारे जो इस इंपॉर्टेंट जजमेंट की प्लेलिस्ट में जो बाकी के केसेस थे, जो पुराने केसेस थे, वो भी अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा। इसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जो आपको ऊपर इस पोर्शन में ऊपर दिख रहे होंगे आपको लिंक, उस लिंक पे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। रमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा पहला वीडियो था, ये लड़ा गया था केस 1950 में, और इसमें प्रेस की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में इसमें जिक्र था। और इसके बाद जो दूसरा हमारा आया था 1951 में लड़ा गया था श्रीमती स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोराई रंजन, और इसमें रिजर्वेशन इशू को उठाया था इन्होंने। तो इसमें ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट था रिजर्वेशन इशू को लेके। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई हो रहा था, वो उस चीज को लेकर श्रीमती चंपकम दोराई रंजन ने क्या जो आवाज उठाई थी उसके बारे में था ये। तो फ्रेंड्स, आप ये दोनों केसेस अच्छे से देख सकते हैं हमारे वीडियो में। वो भी आपको ऊपर, ये भी इस रिजर्वेशन इशू का केस भी आपको ऊपर दिख रहा होगा, आप वहां से उस केस को देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स सही चलते हैं अपने केस के ऊपर। देखिए, इसमें के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें आपको शुरू में बता दिया कि के एम नानावती यहाँ पे थे रुस्तम मूवी में। रुस्तम यानी कि जो रुस्तम पावरी थे, जो पारसी का किरदार इन्होंने निभाया था अक्षय कुमार ने, 2016 में मूवी आई थी, उस पे ये के एम नानावती थे के एम नानावती रियल थे, और उनकी जगह पे रुस्तम फिल्म में नाम दिया गया था। और इनकी वाइफ सिंथिया जो कि इलियाना डिसूजा ये थी, ये इनका नाम, रियल नाम जो उसमें के एम नानावती की वाइफ का था वो था सिल्विया था, और फिल्म में ये नाम सिंथिया नाम फिल्म में था। फिल्म में इनका नाम सिंथिया था, जिसमें उनका नाम रुस्तम था। रुस्तम की शादी हुई थी सिंथिया से, रुस्तम की शादी सिंथिया से हुई थी मूवी में, जबकि रियल में के एम नानावती की शादी हुई थी सिल्विया से। तो अब आप समझ गए होंगे ये मैटर क्या है। अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप इस तरह से आपको बस सब्सक्राइब दिखेगा, आप वीडियो को देखते समय श्योर हो जाइएगा कि आपको सब्सक्राइब दिख रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी सारी वीडियोस हमने अच्छी वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड बनाते रहते हैं, और जो कि आप देख के आप हमारे वीडियोस की क्वालिटी को हमारे वीडियो सेक्शन में जाके देख के जज कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी वीडियो हमारी चल रही है प्रेजेंट में। अगर कोई प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करना हो, शर्ट पैंट टी शर्ट जींस कुछ भी, तो आप इस नंबर पे जाके मैसेज कर सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव वहां पे 18 घंटे ऑनलाइन रहते हैं, वो आपको प्रोडक्ट दिखा देंगे। साथ ही साथ फेसबुक पे जाकर रीच गैप की हैंडल पे भी जाके आप हमारे प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि हम किस तरह के प्रोडक्ट को ऑर्डर देते हैं। 9 दिन के अंदर, 9 दिन से पहले आपके घर में प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, और कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं, और ये फ्री डिलीवरी है ऑल इंडिया। तो इस वीडियो के लास्ट में हम एक वीडियो क्लिप ऐड किए हैं, उसको आप जरूर देखिएगा, जो जिससे आपको पता चलेगा कि हम किस तरह के प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। अब चलिए अपने केस पे चलते हैं। पहले इस केस की हिस्ट्री को जानते हैं, आखिर इतिहास क्या है इस केस का। देखिए, आजादी के बाद क्या हुआ कि ज्यूरी सिस्टम जो था, तो ये ज्यूरी सिस्टम था क्या, ये हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे वरना ये टॉपिक बड़ा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक तरफ ज्यूरी सिस्टम या ज्यूरी ट्रायल जिसको कहते हैं, और दूसरी तरफ है बेंच ट्रायल, जो कि प्रेजेंट में अभी आज के डेट में बेंच ट्रायल चलता है। तो ज्यूरी ट्रायल में क्या होता था कि आज एक मोटा हम आपको बता दे रहे हैं, जिससे आप समझ लीजिए इसको। इसमें मान के चलिए 6 से लेके 12 जजेस बैठते थे और मिलकर फैसला सुनाते थे। मेजॉरिटी को के हिसाब से डिसाइड होता था कि अगर मान लीजिए जैसे रुस्तम पावरी के केस में, जो प्रेजेंट में के एम नानावती का जो केस था, उसमें 8:1 यानी कि 8 जजेस ने आठ जजेस ने के एम नानावती को नॉट गिल्टी डिक्लेयर किया था, जबकि सिर्फ एक जज ने के एम नानावती को
गिल्टी डिक्लेयर किया था। तो ये जूरी सिस्टम था पहले का। आज के समय बेंच ट्रायल चलता है। बेंच ट्रायल में क्या होता है कि 2 से 3 जजेस या एक जज या कोई भी मतलब मान के चलिए सिंगल जज भी बैठ के फैसला सुना सकता है। तो ये एक तरह से प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, उस प्रोसेस को थोड़ा इजी किया गया और थोड़ा सा बेटर किया गया पहले से। अब इस पर अगर आप बोलेंगे तो आप कमेंट में हमें लिख दीजिएगा कि आप इस पर वीडियो चाहते हैं जूरी ट्रायल और बेंच ट्रायल के ऊपर, हम एक वीडियो उस पर बना देंगे अगर आप कहेंगे तो। अब चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। देखिए जैसे आजादी हुई, जैसे हमारा देश आजाद हुआ, तो जूरी सिस्टम को बात करने का, जूरी सिस्टम को एबॉलिश करने का, खत्म करने का बात एक टॉपिक बन गया था डिस्कशन का, क्योंकि ये एक जूरी सिस्टम क्या था, पावर दे देता था, कुछ लोगों के हाथ में ज्यादा पावर आ जाती थी जूरी सिस्टम से। तो इस पावर को हटाने के लिए, जिससे कि जस्टिस सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे, उसके लिए जूरी सिस्टम को खत्म करना बहुत जरूरी था, जो कि किया गया। ये आपको इस केस से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी केस, ये उन लास्ट केसेस में से एक है जो जूरी ट्रायल के अंदर लड़ा गया था। लेकिन क्या था कि जूरी सिस्टम जो था बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया था के.एम. नानावती केस का, जैसे मैंने आपको बताया। ये केस जो था चेंज कर दिया, एक इंडियन जस्टिस सिस्टम जो है उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। और इसने इंट्रोड्यूस किया, इस केस ने इंट्रोड्यूस कर दिया था, इसीलिए ये केस इतना इंपॉर्टेंट है। एक सीपीसीआर यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1974, इसको चेंज कर दिया था हमेशा के लिए। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इस केस का बैकग्राउंड समझने की जरा कोशिश करते हैं कि इस केस का बैकग्राउंड क्या था। देखिए के.एम. नानावती एक नवल ऑफिसर थे। के.एम. नानावती नवल नेवी में काम करते थे, और नेवी में ये सेकंड इन कमांड थे, जिसको सेकंड ऑफिसर कहते हैं नेवी में, वो ये थे। इंडियन नेवल शिप मैसूर में पोस्टेड थे। इनकी शादी हुई सिल्विया से, हुई 1949 में। ये देखिए ये मूवी का केस, ये मूवी का ही केस से रिलेटेड सेम मूवी भी इसी लाइन पे चली है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ नाम और एक एक चीज और ईयर, ये एकदम करेक्ट है, ये एकदम करेक्ट है। और हम नाम को भी किस नाम या किसी चीज के साथ इस वीडियो में छेड़छाड़ नहीं की गई है। आप इस वीडियो को के माध्यम से आप वीडियो को अच्छे से देख के यूपीएससी और बाकी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस केस को यूज कर सकते हैं। और अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए वीडियो काफी यूजफुल है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उनकी देखिए के.एम. नानावती नवल ऑफिसर थे, सेकंड इन कमांड में इंडियन नेवल शिप मैसूर में पोस्टेड थे। उनकी शादी हुई सिल्विया के साथ 1949 में, और उनके 3 बच्चे हुए। अब क्या हुआ कि सिल्विया का अफेयर शुरू हो गया। तो सिल्विया के एक फ्रेंड थे, और ये मतलब के.एम. नानावती के भी ये फ्रेंड थे, वो रिच फ्रेंड थे, ये काफी पैसे वाले थे, प्रेम आहूजा के साथ। अब एक दिन क्या हुआ कि सिल्विया ने कन्फेस कर लिया इस चीज को कि के.एम. नानावती को कि उनका अफेयर चल रहा है आहूजा के साथ। अपने हस्बैंड को उन्होंने के.एम. नानावती को ये बात बता दी। अब देखिए आगे क्या हुआ। इसके जैसे उनको के.एम. नानावती को ये बात पता चली, दोनों के बीच में इनके और इनके वाइफ के बीच में काफी मतलब बातें हुई, काफी आर्गुमेंट्स। उसके बाद ये गुस्से में निकले अपने घर से। इन्होंने अपनी रिवॉल्वर ली और कारतूस जो था वो लिए, और ये लिया था इन्होंने अपने नवल स्टोर से, झूठ बोल के इन्होंने उठाया था, और उसे लोड करके चले गए आहूजा के फ्लैट पे चले गए। मतलब एक भरी हुई गन के साथ ये आहूजा के फ्लैट पे चले गए, और वहां जाके इन दोनों नानावती और आहूजा के बीच में काफी आर्गुमेंट हुआ। उसमें नानावती ने लास्ट में आहूजा से पूछा कि क्या वो जैसे कि उसने बताया कि उनकी वाइफ के साथ, नानावती की वाइफ के साथ आहूजा के अफेयर चल रहे हैं। तो पहले उन्होंने इस बात पे आर्गुमेंट किया आपस में। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या वो उनकी वाइफ के साथ शादी करेंगे और उनके बच्चे को देखेंगे, उनके बच्चे का देख रेख करेंगे। तो इस पर आहूजा ने क्या रिप्लाई कर दिया कि मैं जिन जिन औरतों के साथ सोता हूं, क्या मैं सभी से शादी करने लगूंगा। ये बात सुन के काफी बुरा लगा, जो कि किसी भी पति को बुरा लगेगा। और इसके बाद दोनों के बीच में दोनों ने एक दूसरे के बीच में इन्होंने मतलब नानावती ने उसको गाली दिया, और फिर नानावती के बाद प्रेम आहूजा ने भी उनको गाली दिया। फिर नानावती ने शूट कर दिया, अपनी गन निकाली और उसको शूट कर दिया प्रेम आहूजा को। उसके जस्ट बाद उसका मर्डर करने के बाद वो सरेंडर कर दिया पुलिस के पास जाके उन्होंने सरेंडर कर दिया। उसके अब क्या हुआ कि अब उनके ऊपर ट्रायल स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो जब केस चार्जशीट दाखिल होती है तो ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। और उन पे जो धाराएं लगाई गई वो सेक्शन 302 और 304 इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा जो लगी उनके ऊपर, इसमें मर्डर का इल्जाम लगा। अब आखिर हम आपको बताते हैं कि सेक्शन 302 और सेक्शन 304 होता क्या है। देखिए 302 क्या, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, ये मर्डर के लिए सबसे रिगरस पनिशमेंट है, जिसमें डेथ पेनल्टी भी दी जाती है। डेथ पेनल्टी या उम्र कैद जिसको कहते हैं, उम्र कैद की सजा भी सुनाई जाती है इसी में 302 के तहत। अब देखिए इसमें क्या है कि जो भी इंसान जो कि मर्डर करता है, जो कि क्राइम किया रहता है, मर्डर किया रहता है, उसे पनिशमेंट मिलेगी डेथ की, या उसे उम्र कैद की सजा मिलेगी, लाइफ टाइम उसे जेल में बिताना पड़ेगा, और उसे फाइन भी देना पड़ेगा।
अब सेक्शन 304 क्या कहता है? सेक्शन 304 कहता है इनमें एक वर्ड यूज है कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है गैर इरादतन हत्या। मतलब आप कोई मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वहां पे मौत मतलब मृत्यु हो गई सामने वाले की। मतलब दो लोगों में आर्गुमेंट हुआ, मान लीजिए पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ और इसने इसको मार दिया, तो ये इसको मारने तक गया जाता है। मतलब यहाँ हत्या की कोशिश नहीं की गई थी, यहाँ मारने का मतलब मेन प्लान नहीं था, लेकिन मर्डर हो गया। ये 304 यही कहता है। तो इसमें क्या है कि कल्पेबल होमिसाइड का यूज किया है। तो इसमें ये सेक्शन 304 क्या कहता है कि अगर गैर इरादतन हत्या को मर्डर के बराबर नहीं माना जा सकता और जिसने भी ये क्राइम किया है उसे मर्डर के बराबर कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और वो उसे हालांकि उसे उम्र कैद की सजा मिल सकती है, या वो जज जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में मतलब जो भी वो सजा देंगे उसमें जो भी वो अपनी थियरी देंगे, उसमें जो थियरी है ये हमको लास्ट में समझाएंगे, उसमें ये एक पर्टिकुलर टर्म डिसाइड मान लीजिए 10 साल का डिसाइड करेंगे या 5 साल का डिसाइड करेंगे, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे, या और ये यहाँ से 10 साल तक ये एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि 5 से लेकर 10 या 3 साल 2 साल 1 साल कुछ भी दे सकते हैं, और फाइन भी दे सकते हैं। अब देखिए इसी में एक कोई और है, अगर मान लीजिए कि किसी को मौत हुई है, जिसके कारण किसी की मौत हुई है, वो उसको मारने के ही इंटेंशन से उस पर हमला हुआ था, या उसकी बॉडी में काफी इंजरी पाई गई है, जिसका मर्डर हुआ पोस्टमार्टम में उसकी बॉडी में काफी इंजरी पाई गई है, जिससे कि किसी की भी मौत हो सकती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये ऐसे केसेस तब स्टार्ट होते हैं जैसे मान लीजिए किसी के अंदरूनी भाग पे किसी ने हमला कर दिया है, किसी के गुप्तांग पे किसी ने मार दिया, या ऐसी इंजरी अगर पाई गई, इस टाइप की कोई भी इंजरी जिससे किसी की मौत हो सकती है मौके पे, या किसी ऐसे धारदार हथियार से प्रहार किया गया जिससे किसी की मौत हो सकती है, या गन को ऐसे जगह पॉइंट किया गया जहां किसी की मौत हो सकती है, तो ऐसे जगह के लिए ये स्पेशल माना जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को हाथ में गोली लगी तो वो उतना माना जा सकता है कि वो आदमी बच भी सकता था, लेकिन अगर किसी के सीने में यानी जहां हर्ट होता है लेफ्ट साइड में वहां पे अगर गोली मारी गई है, या किसी के सर में गोली मारी गई है, तो इसे माना जाएगा कि वो उसे मारने के ही लिहाज से काम किया गया है ना। तो उस समय जो उनका इम्प्रिजनमेंट यानी कि जो सजा दिलाई जाएगी, जो उसको कैद की सजा सुनाई देगी, वो आइदर डिस्क्रिप्शन का मतलब यही कि मतलब उसमें जो जज डिसाइड करेगा जितना टर्म, वो या 10 साल और या फाइन या दोनों। जैसे पहले केस में क्या था कि या तो 10 साल तक सजा मिलेगी या तो फाइन होगा, और दूसरे केस में क्या है कि अगर कुछ ऐसा पाया गया जिससे कि डेथ हो सकता था, बॉडी पे इंजरी पाई गई, तो 10 साल तक एक्सटेंड किया जाएगा, फाइन या दोनों। ये था 304 के तहत, यानी 304 आप सिंपल शब्दों में समझिए तो ये गैर इरादतन हत्या है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वापस आ जाते हैं बैकग्राउंड पे। तो जैसे हमने आपको अभी बताया कि के नानावती ने रिवॉल्वर को लिया और उसके बाद दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ, फिर उन्होंने आहूजा का मर्डर करके वो पुलिस के पास सरेंडर हो गए, और उसके बाद उनके ऊपर 302 304 के तहत धाराएं लगी। आप समझ गए 302 304 को? अगर समझ गए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो फिर आप बोलिएगा तो हम इस पे एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उस समय क्या था कि इंडिया में ज्यूरी सिस्टम था, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो नानावती को क्या हुआ, इनिशियली क्या हुआ, इसलिए उनको वो नॉट गिल्टी यानी कि उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया गया, और उन्हें 8-1 से मेजॉरिटी यानी 8 जजेस ने, ऐसा 9 जज इसमें टोटल बैठे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 6 से लेके 12 तक के स्ट्रेंथ में जज बैठ सकते थे, इसमें नानावती के केस में 9 जजेस बैठे थे। तो 9 जज में से 8 जज ने कहा कि ये गिल्टी नहीं है और 1 जज ने कहा गिल्टी है। तो अब क्या है कि अब जो सेशन जज थे, जो भी बैठते जज, जो सेशन जज होते थे, ये जो एक जज जिन्होंने कहा था कि ये गिल्टी है और बाकी ने कहा था नहीं है गिल्टी, तो जिन्होंने कहा था गिल्टी है वो डिसएग्री हो गए इस वर्डिक्ट के साथ, और उन्होंने इस मैटर को बॉम्बे हाई कोर्ट को संज्ञान में लेने के लिए भेज दिया। अब ये वर्डिक्ट जो था वो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, और जो ये मतलब सजा दिया उनको जो रिहा कर दिया गया था, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया था नानावती को, उस वर्डिक्ट को यानी कि उस जो जजमेंट को उनको डिसमिस कर दिया, उसको हटा दिया हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, और उसको रीट्राइड यानी कि दोबारा ट्रायल करने के लिए बेंच ट्रायल के बाद भेजा। मैंने बेंच ट्रायल बताया जो केस अब इस समय काफी चल रहा वो था जो बेंच ट्रायल आज के डेट में भी चलता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि डिवीजन बेंच जो थी, जो बेंच ट्रायल हुआ, उसमें जो अपेलेंट थे उन्हें उसे जो यानी कि नानावती को गिल्टी करार दिया गया, अंडर सेक्शन 302 की सजा मिली, क्योंकि ये गैर इरादतन हत्या नहीं लिया गया। ये माना गया कि वो अपने रिवॉल्वर को लेकर गए थे, इसका मतलब कि वो हत्या के पर्पस से ही गए थे, और उन्हें
उम्र कैद की सजा मतलब कठोर कारावास की सजा। रिगरस का देखिए, एक होता है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ यानी कि उम्र कैद, एक होता है कठोर कारावास रिगरस इम्प्रिजनमेंट। देखिए दोनों में अंतर क्या है कि अगर सिर्फ उम्र कैद की सजा मिली तो आपसे जेल में बहुत ही भारी काम नहीं कराया जाएगा, जैसे पत्थर तोड़ना या बहुत ही हैवी काम जो होता है वो नहीं कराया जाएगा, बस आपको जेल में सजा कटाएगी और हल्के फुल्के काम जैसे खेती वगैरह का काम या टेलरिंग का काम जो आपको काम आता है उस हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। लेकिन जब कठोर कारावास होता है तो आपको जितने मोटा काम है, मोटा काम वो आपको करना होगा, नहीं तो आपको वहां पे सजा मिलेगी। तो ये होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि कठोर कारावास, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी कि उम्र कैद। अब देखिए नानावती ने जब उन्हें गिल्टी करार दे दिया गया 302 के तहत, तो नानावती ने अब अपील किया इस सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन उन्होंने दाखिल किया। और इसके साथ ही इससे देखिए जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया इस मैटर में। उसी समय में एक एप्लीकेशन दिया गया गवर्नर को अंडर आर्टिकल 161 के तहत। उन्होंने गवर्नर को भी एक पार्डनिंग यानी कि क्षमा याचना के तौर पे एप्लीकेशन दिया आर्टिकल 161 के तहत। आर्टिकल 161 क्या कहता है उसे देखते हैं। देखिए आर्टिकल 161 पावर देता है गवर्नर को, ये शक्ति देता है उस गवर्नर को कि वो ग्रांट कर सकता है, दे सकता है किसी भी कैदी को क्षमा याचना, अगर क्षमा याचना है तो क्षमा दे सकता है, पार्डन यानी क्षमा कर सकता है उसको, उसके और उसे रिहा कर सकता है या रिप्राइव कर सकता है। रिप्राइव का मतलब होता है कि किसी भी सजा को कैंसिल करना या पोस्टपोन कर देना उसके पनिशमेंट को, यानी कि सजा को या तो कैंसिल कर देंगे या उसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देंगे। एक होता है रिस्पाइट। देखिए ये हर टर्म का अपना एक मतलब है, अपना एक टर्म होता है जो कि डिसाइड किया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो ये जैसे मान लीजिए 3 साल 5 साल 6 साल ऐसे करके, तो उसको उसी हिसाब से ये सारे टर्म्स को आप ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आपको समझ में आए। तो रिस्पाइट का मतलब होता है कि कुछ समय का रेस्ट दे सकता है, मतलब कि मान के चलिए कि गवर्नर जो है, गवर्नर के पास जब दिया जाए तो उसको गवर्नर जो है कुछ समय के लिए रेस्ट दे सकता है, कि मतलब उसे जैसे मान लीजिए वो जेल में ही है लेकिन जेल में उसे कठोर कारावास या उसे जो मतलब जो काम है वो उसे नहीं करने हैं, तो उसे कुछ समय के लिए रेस्ट दिया जा सकता है, मतलब कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है उस कैदी को, पर्सनल उस जो कैदी जो जिसको सजा मिली है उसको। या रिमिशन का मतलब होता है कि पनिशमेंट की सजा को कम करना। मान लीजिए लाइफ उम्र कैद की सजा मिली है तो उम्र कैद को कन्वर्ट करके वो उसे 3 साल या 5 साल की सजा में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये होता है रिमिशन। अब ये सस्पेंड भी कर सकते हैं और रिमिट कर सकते हैं या कम्यूट कर सकते हैं। रिमिट कम्यूट का मतलब भी वही सेम है, रिमिशन वाला ही है कि रिड्यूस कर सकते हैं, टाइम लिमिट को कम कर सकते हैं। जो भी पर्सन इसमें कन्विक्टेड है और कन्विक्टेड है और जिसका और जो भी आदमी इसमें कन्विक्टेड है उसके लिए उसकी सजा को रिड्यूस किया जा सकता है जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है। ये आर्टिकल 161 गवर्नर को पावर देते हैं, या तो क्षमा याचना कर सकती हैं या तो कैंसिल या पोस्टपोन कर सकते हैं, कुछ समय का रेस्ट दे सकते हैं या उसके टर्म्स को कम कर सकते हैं। जैसे किसी को 10 साल की सजा मिली है तो उसको कम करके 3 साल या 1 साल की भी कर सकते हैं, 6 महीने की भी कर सकते हैं, या गवर्नर चाहते हैं। ये आर्टिकल 161। तो इसमें क्या किया, इसमें जो आर्गुमेंट चला, देखिए क्या नानावती जैसे मैंने बताया कि इसमें पिटिशनर थे और स्टेट ऑफ मद्रास में रिस्पॉन्डेंट थे क्योंकि उन्होंने सरेंडर किया था इसलिए। तो देखिए इसमें स्पेशली पिटीशन के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला उसमें क्या नानावती ने ये कहा कि जो हाई कोर्ट था उसके पास ये पावर नहीं है। सेक्शन 307 क्लॉज 3, देखिए जब भी इस तरह से ब्रैकेट में लिखा रहता है तो 307 तो ठीक है सेक्शन है और क्लॉज 3 है। अगर इसको 3 को जो ब्रैकेट में लिखा रहता है उसको हम लोग क्लॉज के रूप पढ़ते हैं। ये जो इस तरह का ब्रैकेट होता है इसको हम क्लॉज पढ़ते हैं। इसको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो इसे कहा कि सेक्शन 307 क्लॉज 3 के तहत इंडियन आईपीसी की धारा के तहत हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो जूरीज यानी कि जूरी सिस्टम, जूरी ट्रायल के द्वारा जो वर्डिक्ट आया, जो पहले जो आए थे जिन्होंने उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था, उसको इस साइड पे रख दे, सिर्फ ये कह के कि कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई थी पिछले वाले केसेस में। तो ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, यहाँ पे कोई भी गुमराह करने की कोशिश यानी यहाँ पे कोई भी मिस डायरेक्शन करने की कोशिश नहीं की गई है कि जिससे कि, और ना ही इसमें वर्डिक्ट को मानने से जो भी जिसको भी मतलब जिसको भी नॉट गिल्टी या गिल्टी का मतलब जैसे कि हम नानावती को नॉट गिल्टी और जब फर्स्ट केस में उनको नॉट गिल्टी किया गया, बाद में उन्हें गिल्टी कर दिया गया, यानी कि उन्हें सजा मिल गई 302 के तहत। तो उसमें ऐसा नहीं था कि नानावती कहीं भी इसको मानने से इनकार किया हो, तो यही इसका मतलब था। और साथ ही ये भी कहा गया कि ये जो भी चीजें हुई वो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन थी, मतलब उकसावे में की गई थी, तुरंत लिया गया निर्णय था। जो भी क्राइम किया गया ये मर्डर नहीं माना जा सकता।
और ये गैर इरादतन हत्या है जो कि मर्डर के बराबर नहीं है। तो इसको 302 को उन्होंने कन्वर्ट करने के लिए वो उन्होंने 302 का जो उनके ऊपर लग गया था उसको हटाने के लिए इसमें आर्गुमेंट दोनों के बीच में चला। काफी स्पेशल पिटीशन को दाखिल करके के.एम. नानावती ने ये आर्गुमेंट किया सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया कि कोर्ट ने यहाँ पे दो इशू उठाया। पहला इशू क्या था? पहला इशू ये था कि क्या ये प्री मीडिएटेड मर्डर यानी कि क्या ये प्री प्लान मर्डर इसको कहते हैं या पहले से प्लान किया हुआ मर्डर है या हीट ऑफ द मोमेंट है, यानी कि तुरंत कर लिया, उस समय में लिया गया ये एक निर्णय था। तो देखिए कोर्ट ने इसमें यह कहा कि अगर ये हीट ऑफ द मोमेंट है तो इसमें उनके ऊपर सेक्शन 304 के तहत उनको सजा मिलेगी, और अगर ये प्री प्लान मर्डर है तब 302 उनके ऊपर लगेगा। और दूसरा इशू इसमें कोर्ट ने यह कहा कि क्या जो इन्होंने एक तरफ तो इन्होंने गवर्नर के पास क्षमा याचना दाखिल कर दी, पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास दे दिए, पार्डनिंग के गवर्नर के पास क्षमा याचना के लिए उन्होंने अपील किया है, दूसरी तरफ स्पेशल पिटीशन दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। क्या ये दोनों ये एक साथ कर सकते हैं, मतलब अपनी सुरक्षा में क्या ये दोनों काम ये एक साथ कर सकते हैं? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था कि स्पेशल लीव पिटीशन और जो क्षमा याचना होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ आपने सुप्रीम कोर्ट में भी अपने बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी आपने याचिका दाखिल कर दी और दूसरी तरफ आपने क्या किया कि क्षमा याचना भी दाखिल कर दी, तो क्या ये दोनों एक साथ हो सकता है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया जा रहा है तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना जजमेंट नहीं सुना देता तब तक गवर्नर के पास पावर नहीं है कि वो इस पर कोई भी एक्शन लिया उनको क्षमा दे दे, उस पर अपील करने का पावर नहीं है। तो इस इशू में सेकंड इशू जो था ये, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो रीजन दिया, जो कारण दिया, उसमें बताया कि एक रूल होता है, रूल ऑफ स्टैट्यूटरी कोएग्जिस्टेंस। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई आर्गुमेंट चलता है तो लोग उसकी सुप्रीम कोर्ट की बातों को बहुत मानते हैं। इसका कारण होता है कि हर चीज के पीछे सुप्रीम कोर्ट अपना व्यू देता है, अपना रीजन देता है, जो कि सभी के लिए मान्य होता है। एक रीजनिंग, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक रीजनिंग होता है जिसे कोई लॉजिकली आप हरा नहीं सकते, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की बात को मानी जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा रूल ऑफ स्टैट्यूटरी कोएग्जिस्टेंस की बात की। ये क्या है रूल ऑफ स्टैट्यूटरी कोएग्जिस्टेंस? हम आपको बताते हैं। अगर कोई भी दो स्टैट्यूट यानी कि दो अपील दाखिल की जाती है और दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव यानी कि दोनों का जो रिजल्ट है वो एक दूसरे से, दोनों का जो ऑब्जेक्ट है, जो कारण है जिसकी वजह से दोनों को दाखिल किया गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था कि नानावती जो है वो चाहते थे कि वो नॉट गिल्टी यानी कि उन्हें सजा न मिले, तो इनका ऑब्जेक्टिव सेम था। तो इस सेम ऑब्जेक्टिव के लिए अगर एक साथ दाखिल करते हैं, अगर दो उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट है, अगर सेम ऑब्जेक्टिव, जैसे नानावती का यहाँ ऑब्जेक्टिव सेम था, लेकिन अगर दो अपील ऐसे दाखिल की जाते हैं और दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से डिफरेंट हैं और उनका लैंग्वेज जो है वो अपने अपने ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है, तब वो दोनों पैरेलल चल सकते हैं। स्पेशली पिटीशन भी चल सकता है और जो क्षमा याचना है वो भी चल सकता है। देखिए इसको अगर हम दूसरे एक एग्जांपल देके आपको समझाएं तो मान के चलिए कि अगर किसी कैदी को 10 साल की सजा मिलती है, किसी कैदी को 10 साल की सजा मिलती है, तो वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस दाखिल कर दिया कि उसको गिल्टी नहीं करार दिया जाए, और साथ ही साथ वो गवर्नर के पास भी क्षमा याचना दाखिल कर दिया। तो देखिए दोनों में उसने क्या किया कि एक ही पावर को इस्तेमाल किया। पहला कि वो चाहता था कि उसको जो 10 साल की सजा काटनी है, सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस लड़ना चाहता था जिससे कि उसको 10 साल की सजा जेल में न काटनी पड़े, और दूसरा वो क्षमा याचना दाखिल करना चाहता था जिससे उसे 10 साल की सजा न काटनी पड़े। तो ऐसे केसेस में ये यहाँ पे रूल ऑफ स्टैट्यूटरी कोएग्जिस्टेंस मतलब काम करेगा, और ये केस और उसका केस सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगा। पार्डनिंग पावर यहां नहीं रहेगी गवर्नर के पास। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जब तक इसमें अपना जजमेंट नहीं दे देता तब तक उसे अपने एक तरफ केस अपना जो सजा है वो काटना पड़ेगा जेल में, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ना पड़ेगा। तो एक तो ये बात होती है। और अगर मान लीजिए कि वो चाहता है, सुप्रीम कोर्ट में उसने अपना केस दाखिल किया कि उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, और उसने यह सुप्रीम कोर्ट में उसने केस दाखिल कर दिया ये सोच के कि उसकी सजा को जो 10 साल थी उसको कम करके 5 साल कर दिया जाए, और उसको ये 5 साल कर दिया जाए या और कम कर दिया जाए, क्योंकि उसने जो क्राइम किया वो गैर इरादतन था, और जिस तरह से भी उसको प्रूफ करता है वो उसका वकील जिस तरह से इस घटना को प्रूफ करता है उस हिसाब से उसकी जो टर्म है उसको कम कर दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह केस लड़ता है और उसके बाद ये पार्डनिंग मतलब वो क्षमा याचना के लिए अपील करता है, तब क्षमा याचना भी मान्य होगी और सुप्रीम कोर्ट में जो उसका केस चल रहा है वो भी मान्य होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो क्षमा के लिए नहीं गया है कि उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए, वो बल्कि वो चाहता है कि उसका टर्म कम कर दिया जाए, 10 साल से कम करके 1 साल कर दिया जाए, क्योंकि उसके छोटे बच्चे हैं या कोई भी ऐसा रीजन है, कोई भी इसको मान सकते हैं।
कि उसके अलावा उसके परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई नहीं है, या कोई भी इस तरह का रीजन माना जा सकता है। तो ये कहता है रूल ऑफ स्टैट्यूटरी कोएग्जिस्टेंस। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और जो पहला इशू था कि क्या ये प्री प्लान मर्डर है या ये जो है मतलब हीट ऑफ द मोमेंट था, कि मतलब उकसावे में लिया गया निर्णय था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था 302 के तहत कि मतलब जो गैर इरादतन हत्या इसको नहीं माना जाए, इसको माना गया कि इरादे से पूरा वो प्लान करके अपने बंदूक को लेके गए थे जिससे कि वो मर्डर करें, तो ये गैर इरादतन हत्या में नहीं गिना जाएगा और उन्हें कठोर कारावास की सजा फिर से मिली सुप्रीम कोर्ट में भी। अब देखिए यहां पे क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू क्या दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों उनको 302 की सजा सुनाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या था कि देखिए, जब सिल्विया ने बताया, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब सिल्विया ने कन्फेस किया कि उनका अफेयर चल रहा है आहूजा के साथ, तब और जो मर्डर किया इन्होंने, मतलब जो ये गए मर्डर करने के लिए नानावती, इन दोनों के बीच में एक टाइम लैप्स था, मतलब दोनों के बीच में काफी समय था और ये इस समय इतना काफी था कि वो खुद पे कंट्रोल यानी सेल्फ कंट्रोल कर सकें। और दूसरा ये इन्होंने कहा कि जब नानावती से ने पूछा आहूजा से कि क्या वो मैरिज करेंगे उनकी वाइफ से, क्या उनकी वाइफ से शादी करेंगे और अपने उनके बच्चों को देखेंगे, मतलब बच्चों की देखरेख करेंगे, तो इसका मतलब ये था, इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक ये था कि वो अपनी वाइफ के फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, जो कि इंडिकेट करता है कि नानावती ने सिर्फ अपना सेंसेस ही नहीं पाग लिया था, बल्कि वो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे थे, अपनी वाइफ के फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। ये काम कोई एक वही इंसान कर सकता है जिसका बुद्धि ठीक हो, यानी वो उकसावे में कोई निर्णय नहीं लेगा, वो पूरी तरीके से होशो हवास में था और लॉजिकली वो अपनी वाइफ के जो अफेयर था उसके बारे में सोच रहा था और अपनी वाइफ और अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। तो ये भी नहीं माना जा सकता कि इन्होंने जो मर्डर किया वो गैर इरादतन था, वो उन्होंने इरादा करके ही मर्डर किया था, वो सोच समझ के पूरे होशो हवास में मर्डर किया था। तो ये है इशारा करता है दूसरा पॉइंट जो है। तीसरा पॉइंट क्या करता है कि जो आहूजा को मारने से पहले नानावती ने उन्हें गाली दी और उसके बदले में उन्हें भी गाली मिली, उनको भी गाली दिया आहूजा ने। तो ये नहीं बताता है कि ये मर्डर जो हुआ उकसावे में किया गया। मतलब अगर एक तरफ नानावती का, देखिए क्योंकि ऐसा इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नानावती बार बार यही बात बोल रहे थे कोर्ट में कि उसने मुझे मतलब गाली दी और उसने मुझसे गंदी गंदी बातें की, जिसकी वजह से मैंने भी उसे गाली दी और साथ ही साथ उनको जो है मर्डर के लिए उनको मर्डर के लिए उकसाया उन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं दिखा, क्योंकि जब उन्होंने गाली दी, कोई किसी को गाली देता है और उसके एवज में अगर दूसरा भी उसे गाली देता है तो ये मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। जिसको ये नहीं माना जाएगा कि उकसावे में किसने मर्डर किया, इसको भी माना जाएगा कि अगर कोई किसी को गाली देगा तो उसके एवज में दूसरा भी उसे गाली ही देगा। तो ये सारा था। अब आगे अगर देखा जाए तो आगे क्या हुआ इस केस में, आगे ये हुआ इस केस में कि ये ऐसा लास्ट केस था, लास्ट केसेस में थे जिसमें जूरी ट्रायल, इंडिया का जूरी ट्रायल को लेके, बाकी उसके बाद बेंच ट्रायल स्टार्ट हो गया था इंडिया में और उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, जूरी सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ये इस केस के ही कारण हुआ था। दूसरा ये था कि नानावती जो थे उनको क्षमा, बाद में उन्हें गवर्नर, वहां उस समय के महाराष्ट्र के गवर्नर थे विजय लक्ष्मी पंडित, उन्होंने उसे क्षमा याचना दे दी थी जब वो 3 साल जेल में सजा काट चुके। 3 साल सजा काटने के बाद उन्हें क्षमा याचना मिल गई थी और वो 3 साल के बाद रिहा हो गए थे नानावती। तो फ्रेंड्स ये सारा केस था। यही केस हमारे मूवी 2016 में आई मूवी रुस्तम में दिखाया गया था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं दिखाया गया था। हमने इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताया है कि लास्ट में क्या, उसमें सिर्फ उनको जूरी सिस्टम ने रिहा कर दिया, उसके बाद ही का चीज दिखाया है, उसके बाद का चीज नहीं दिखाया है कि जूरी सिस्टम ने रिहा कर दिया उसके बाद उन्होंने कैसे स्पेशली पटिशन, पार्डनिंग पावर, ये सारी चीजों के बारे में इसमें नहीं दिखाया गया। हमने आपको बताया, देखिए फिल्में होती हैं वो एंटरटेनमेंट से ही जुड़ी होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सच पूरी तरीके से नहीं होता। तो हमारी वीडियो देखे हमको उम्मीद है इस केस को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। और जैसा हमने आपको बताया था कि इस वीडियो के लास्ट में हम एक क्लिप ऐड की है, उसको आप जरूर देखिएगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये जो नंबर है और ये फेसबुक हैंडल है, इसमें हम किस किस तरह के प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो वन सेकंड मैं कह देता हूँ सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की वीडियो, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लोग लेके आते हैं और जिससे कि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है, साथ ही साथ और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हमारे वीडियो प्लेलिस्ट को देखिएगा और देखिएगा कि इसमें कौन सी प्लेलिस्ट है जो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स अभी तक हमारे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है रिच गाय का फेसबुक हैंडल है। ये 8811183329 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप जाके इस पे अपने हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करके आप अपने मन पसंदीदा चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए हम कौन कौन सी चीज़ें ऑफर करते हैं, आप देखिए। ये देखिए सन ग्लासेस हैं, कुर्ता सेट है प्लाजो, और एक कुर्ती, कोई भी कुर्ती हुई,
उसको आप ले सकते हैं, ज्वेलरी सेट ले सकते हैं, आप बेड शीट्स ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, शर्ट टी शर्ट कई तरह के हमारे पास प्रोडक्ट है। आप जाएंगे इस पर, आप ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके देख सकते हैं और अपने मनपसंद चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। 12 डेज में प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं।